हेलो दोस्तों, ग्रोथ द वे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखते हैं होनसा कंज्यूमर लिमिटेड के बारे में देखने वाले हैं। कंपनी कब आईपीओ लेके आ रही है। कंपनी का आईपीओ ओपन होने वाला है अक्टूबर 31 अक्टूबर को ओपन होगा। उसके बाद 2 नवंबर को क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ के आसपास रखी गई है। जो प्राइस बैंड है वो 308 से लेकर 324 रुपीज़ पर शेयर प्राइस रखी गई है। लॉट में 46 शेयर आएंगे। उसके बाद जो इशू होगा 1700 का इशू होगा। उसमें शिफ्टेस इशू होगा 365 करोड़ का फेस इशू होगा। बाकी बच्चा 1300 करोड़ के आसपास ऑफर फॉर शेयर होगा। मीन्स के प्रमोटर अपना कुछ शेयर बेचेंगे, इन्वेस्टर कुछ शेयर बेचेंगे और शेयर होल्डर अपना कुछ शेयर बेच के जाने वाले हैं। ठीक है, पैसा लेके जाने वाले, कंपनी को मिलेगा नहीं है पैसा। उसके बाद देखते हैं एम्प्लॉय का डिस्काउंट 10% के आसपास मिलेगा। मीन्स के 30 रुपीज़ पर शेयर एम्प्लॉय को डिस्काउंट मिलने वाला है। बुक बिल इशू है, एंकर इन्वेस्टर होगी, इसमें क्यूआईबी होगी, रिटेल होगी, एचएनआई होगी, स्मॉल एचएनआई होगी, बिग एचएनआई होगी। ठीक है, इसमें और रिजर्वेशन देखते हैं तो किस किस कैटेगरी को कितना रिजर्वेशन मिला है। तो क्यूआईबी को 75% का मिला है, रिटेल को 10% का मिला है और एचएनआई को 15% का मिला है। 10% का मिला है रिटेल को कम इसलिए क्योंकि कंपनी का जो लास्ट 2 ईयर का जो फाइनेंशियल ईयर था इसमें लॉस में थी। इस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी प्रॉफिट में आई है। ठीक है, तो सीबी के रूल्स के हिसाब से 10% का कोटा रिटेल को मिल सकता है इसमें। ठीक लेते हैं। अलॉटमेंट कम आएगा। अलॉटमेंट आएगा 7 नवंबर को अलॉटमेंट आएगा। रिफंड हो जाएगा 8 नवंबर को हो जाएगा। डिमेट शेयर आ जाएगी डिमेट में 9 नवंबर को। लिस्टिंग हो जाएगी 10 नवंबर को। होनसा कंज्यूमर लिमिटेड में किन कैटेगरी को कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा इसके बारे में देख लेते हैं। तो रिटेल को 14,900 रुपये इन्वेस्टमेंट करने होंगे। 46 शेयर होगी। 1 लॉट के हिसाब से हमें इन्वेस्ट करने होंगे। ठीक है, जो मैक्सिमम हो वो जो लगाना चाहते हैं वो 13 लॉट लगा सकते हैं। इसके हिसाब से देखते हैं तो 1,93,000 रुपीज़ के आसपास आपको लगाना होगा। स्मॉल चेन्नई 14 लॉट जो निकल के आता है 2,08,000 के आसपास लगाना होगा। जो मैक्सिमम लगा सकते हैं स्मॉल एचएनआई वो 9,98,000 लगा सकते हैं। बिग एचएनआई 68 का लगाना होगा। बिग एचएनआई को जो निकल के आता है 10,30,000 के आसपास निकल के आता है। देख लेते हैं तो जो ये आईपीओ के जो प्रमोटर है उसके पास कितनी होल्डिंग है। ठीक है, प्रमोटर के पास 37% की होल्डिंग थी पहले। अब जो आईपीओ के आने से ठीक है वो 35% की होल्डिंग हो जाएगी। मीन्स के 2% की होल्डिंग कम होगी। देखिए ये होल्डिंग बहुत ही कम है। ठीक है, बहुत ही कम है होल्डिंग। कंपनी किस फील्ड में काम करती है, कब कंपनी आई थी। कंपनी 2016 में कॉर्पोरेट हुई थी। ठीक है, ये काम करती है ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में काम करती है। शॉर्ट में कहे तो बीपीसी प्रोडक्ट में काम करती है। ठीक है, ये जो सेल करती है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए से सेल करती है। ठीक है, जो कंपनी बताती है कि कोई कंपनी काम करती है वैल्यूएशन पे काम करती है। उसके बाद जो इंग्रेडिएंट यूज़ करती है कंपनी, जो नेचुरल इंग्रेडिएंट यूज़ करती है, सेफ मतलब उसका जो प्रोडक्ट है वो सेफ है। ठीक है, वो कंपनी अभी 500 सिटी इंडिया में 500 सिटी में काम करती है। ठीक है, कंपनी हैज़ ग्रोड सेवरल कंज्यूमर प्रोडक्ट। कंपनी का प्रोडक्ट है मामा अर्थ, द डर्मा को, द एक्वालॉजिका, डॉक्टर सेट्स एंड अयुगा, ये सारे कंपनी के प्रोडक्ट हैं। ठीक है, कंपनी ने कुछ कंपनी एक्वायर की है जिसका शॉर्ट नाम है ब्लंट कह सकते हैं। ठीक है, ये वो एक्वायर किया है कंपनी ने। होनसा कंज्यूमर लिमिटेड के फाइनेंशियल के बारे में देखते हैं। कंपनी ने किस किस क्वार्टर में किस किस ईयर में कितना परफॉर्मेंस किया है। ठीक है, तो देखते हैं कि रेवेन्यू में 100% तक का जंप आया है, लेकिन प्रॉफिट में ड्रॉप आया है 100% तक का। बिटवीन फाइनेंशियल ईयर एंडिंग मार्च 31 2022 से लेकर 21 जो 21 से 2022 का जो ये ड्रॉप आया है। ठीक है, हम देखते हैं एसेट के बारे में देखते हैं। 2020 का एसेट था 181 का एसेट था, उस 21 में बढ़ के हो गया 301। मीन्स के ऑलमोस्ट 100% बढ़ा। ठीक है, डबल हो गया। उसके बाद देखते हैं 2022 में वो हो गया 1350 हो गया। मीन्स के 3 टाइम्स इंक्रीज हुआ जो एसेट है। रिवेन्यू की बात करते हैं तो रिवेन्यू जो 20 में था 114 करोड़ के आसपास था। उसके बाद जो 21 में रिवेन्यू 472 करोड़ के आसपास हुआ। रिवेन्यू में 4 टाइम्स जंप आया। उसके बाद देखते हैं तो 21 से 22 में रिवेन्यू में 964 करोड़ रिवेन्यू हुआ, जो जंप आया 2x तक का जंप आया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या है। तो उसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 20 में 428 करोड़ के आसपास था। उसके बाद जो 21 में लॉस मीन्स के लॉस हुआ था 20 में लॉस हुआ था 428 करोड़ का। 21 में उससे भी ज़्यादा लॉस हुआ, 1300 करोड़ का आसपास लॉस हुआ। उसके बाद 22 में देखते हैं तो ड्रास्टिकली जो लॉस हुआ था उसमें प्रॉफिट में आ गए। इसके हिसाब से देखते हैं तो क्या ही ज़बरदस्त, मीन्स के क्या ही जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट किया है कंपनी ने। ठीक है, 14 करोड़ के आसपास, 1300 करोड़ के लॉस से थे आ जाना 14 करोड़ के आसपास प्रॉफिट में अच्छा ग्रोथ किया है कंपनी ने। उसके बाद नेटवर्क में देखते हैं तो नेटवर्क में अभी पॉजिटिव आ चुके हैं। नेटवर्क में सरप्लस इसके पास है नहीं। बोरोइंग थी पहले 2020 में 592 करोड़ के आसपास। उसके बाद इंक्रीज हुई 190 करोड़ के आसपास इंक्रीज हुई। उसके बाद ड्रास्टिकली डिक्रीज हो गई। जो 2022 का फाइनेंशियल ईयर है वहाँ पे 4 करोड़ के आसपास हो गई। ठीक है, बोरोइंग में बोरोइंग घटी, प्रॉफिट इंक्रीज हुआ।
उसके बाद रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, एसेट इंक्रीज हो रहा है। उसका मार्केट कैप देखते हैं तो 10,400 करोड़ का मार्केट कैप है। ईपीएस देखते हैं तो नेगेटिव ईपीएस है -4.66, मैं बताऊँगा आपको, ये नेगेटिव है, ठीक है, ईपीएस। उसके बाद देखते हैं RO, मतलब इसके जो नेटवर्क में कितना रिटर्न निकाल पाती है कंपनी, तो जो माइनस में रिटर्न निकाल पाती है, जितना नेटवर्क है उसमें ड्रॉप आता है, 23% का ड्रॉप है, ठीक है, कम होता है माइनस में है रिटर्न। उसके बाद देखते हैं पीयर कंपैरिजन क्या है, कौन कौन सी कंपनी उसकी पीयर कंपैरिजन में आती है, जो स्टॉक मार्केट में लिस्ट है, ठीक है। देखिए होनासा लिमिटेड का जो पीयर कंपैरिजन है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, कोलगेटिव-पाल्मोलिव है, प्रॉक्टर गैम्बल हाइजीन हेल्थ केयर लिमिटेड है, डाबर लिमिटेड है, मैरिको लिमिटेड है, गोदरेज लिमिटेड है, मियामी लिमिटेड है, बजाज कंज्यूमर केयर लिमिटेड है, जिलेट लिमिटेड है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं ईपीएस के कौन कौन सी किन किन कंपनी का कितना ईपीएस है। ईपीएस के बारे में देखते हैं, बेसिक ईपीएस देखते हैं, -4.66 ईपीएस है, ठीक है उसका। हिंदुस्तान यूनिलीवर का 43 का ईपीएस है। कोलगेट-पाल्मोलिव का है जो 38 रुपीज़ के आसपास ईपीएस है। प्रॉक्टर गैम्बल का जो ईपीएस है 200 के आसपास है। डाबर का 10 रुपीज़ के आसपास है। मैरिको 10 के आसपास है। गोदरेज का 16 के आसपास है। ईएमई का 14 के आसपास है। बजाज का 10 के आसपास है। जिलेट का 110 के आसपास है। मीन्स कि सभी का ईपीएस पॉजिटिव है और अच्छा है, लेकिन जो इस कंपनी का जो ईपीएस है माइनस नेगेटिव में ईपीएस है। जिसका नेटवर्क मतलब ROI देखते हैं, नेटवर्क पे कितना रिटर्न निकलता है, वो भी नेगेटिव है 23%। उसके बाद देखते हैं QA हिंदुस्तान यूनिलीवर का पॉजिटिव 20 है। बस उसके बाद कोलगेट-पाल्मोलिव का है 61, प्रॉक्टर गैम्बल का 71, डाबर का है 18, मैरिको का है 33। उसके बाद देखते हैं गोदरेज का है 12, इमामी का है 27 रुपीज़ के आसपास, बजाज कंज्यूमर का है 17 और जिलेट का है 36। मीन्स देखते हैं रिटर्न के हिसाब से देखते हैं तो रिटर्न भी कम है। पी के बारे में हम बता नहीं सकते क्योंकि प्राइस है, अर्निंग नहीं है अभी कंपनी लास्ट फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट में आई है। 2-3 ईयर में जब प्रॉफिट में आएगी उसके बाद कह सकते हैं कि उसकी अर्निंग किस तरह से निकलती है, ठीक है। अभी इसके बारे में बता नहीं सकते, लेकिन देखते हैं दूसरी कंपनी का जो ईपीएस पी है वो 60 के आसपास है। हिंदुस्तान यूनिलीवर का, कोलगेट-पाल्मोलिव का 54, प्रॉक्टर गैम्बल का 83, डाबर इंडिया लिमिटेड का है 54, मैरिको का 54, 59, गोदरेज का ईएमई का 34, बजाज कंज्यूमर का 26 और 58 जिलेट का है। ये सब हमें ध्यान रखना होगा। ईपीएस के बारे में हमने चर्चा की। उसके बाद देखते हैं कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी इस पैसे के साथ जो फेस इशू के साथ क्या करने वाली है। ऑफर फॉर सेल तो लेके जाएगी, वो जो ऑफर फॉर सेल थे जो 1300 करोड़ के जो 1300 करोड़ है वो कंपनी के प्रमोटर और शेयर होल्डर लेके जाएंगे, लेकिन जो 365 करोड़ रुपीज़ जो फ्रेश इशू कंपनी लेगी, कंपनी में इन्वेस्ट करेगी, वो क्या करेगी कंपनी इसका। तो कंपनी ने बताया है कि जो कंपनी एडवर्टाइज करने वाली है, एडवर्टाइज एक्सपेंसेस में यूज़ करेगी, क्योंकि जो उसके जो ब्रांड है, ब्रांड की जो विजिबिलिटी एंड अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी इंक्योर बाय द कंपनी फॉर न्यू सेटिंग न्यू EBO के लिए इन्वेस्टमेंट करेगी। न्यू सब्सिडी जो मैंने बात की थी ब्लंट फॉर सेटिंग अप न्यू सलून के लिए कंपनी एक्सपेंस करेगी। उसके बाद देखते हैं जनरल पर्पस के लिए कुछ पैसा उसमें इन्वेस्ट करेगी, ठीक है। अब देख लेते हैं उसके बाद रेवेन्यू जो EBITDA है उसका वो 65% EBITDA मार्जिन है। 65% का EBITDA मार्जिन है कंपनी के पास, ठीक है। कंपनी के पास ब्राइट प्रॉस्पेक्ट है। एसेट लाइट मॉडल कंपनी का जो ये बिजनेस करती है कंपनी, वो एसेट लाइट मॉडल में आती है। मतलब एसेट की ज़रूरत नहीं है, एसेट लाइट मॉडल है, ठीक है। वो कंपनी अभी कुछ अपना ऑफलाइन आउटलेट भी खोल रही है कंपनी, ठीक है। कंटिन्यू टू लॉन्च मोर प्रोडक्ट इन कमिंग ईयर का प्लान है। मीन्स के जो आने वाले ईयर में कुछ नए प्रोडक्ट भी कंपनी लाने वाली है, ठीक है। ये कंपनी ने लिखा हुआ है अपनी DRHP में लिखा हुआ है। उसके बाद देखते हैं पेंसिव वैल्यूएशन है, ठीक है, उसका कंपनी का एग्रेसिव प्राइस डिस्काउंटिंग है। ऑल द नियर टर्म पॉजिटिविटी मीन्स के जो आने वाले ग्रोथ का जो प्रोजेक्शन हम जो दिख रहा है हमें इस कंपनी में, वो ऑलरेडी प्राइस में डिस्काउंटेड है, प्राइस में आ चुका है, ठीक है, ग्रोथ प्राइस। अब देख लेते हैं उसकी DRHP में क्या क्या हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलते हैं कंपनी के बारे में। देखिए दोस्तों, 2 प्रमोटर माल बेच के जा रहे हैं, 5 इन्वेस्टर शेयर होल्डर बेच के जा रहे हैं और दूसरे 4 जो है वो अदर शेयर होल्डर है, ठीक है। और इसके बारे में कंपनी ने लिखा हुआ है किस प्राइस पे कंपनी का ये शेयर खरीदा था, किस प्राइस पे खरीदा था, ठीक है। ये कंपनी ने लिखा हुआ है। जो प्रमोटर का जो प्राइस है वो नेग्लिजिबल है। उसके बाद जो इन्वेस्टर है उन्होंने 173 रुपीज़ के आसपास खरीदा था, ठीक है, 2 इन्वेस्टर ने। उसके बाद देखते हैं तो कुछ शेयर होल्डर ने 6 रुपीज़ के आसपास खरीदा था। इस कंपनी के बारे में लिखा हुआ है कंपनी ने अपने ऑफर फॉर सेल के बारे में। उसके बाद देख लेते हैं कौन कौन से उसका लीड मैनेजर है। तो कोटक महिंद्रा कैपिटल लिमिटेड उसका लीड मैनेजर है। सिटी ग्रुप ग्लोबल मार्केट इंडिया लिमिटेड उसका लीड मैनेजर। GM फाइनेंशियल उसका लीड मैनेजर है। JP मॉर्गन इंडिया लिमिटेड ये भी A4 लीड मैनेजर है। उसके बाद के फिनटेक टेक्नोलॉजी लिमिटेड उसका रजिस्ट्रार है। यदि आपको एडवर्टाइजमेंट चेक करना होता है तो आपको के फिनटेक
टेक्नोलॉजी कंपनी की वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। दोस्तों देखते हैं कि ये कंपनी जिस इंडस्ट्री में काम करती है, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर बीपीसी में जो काम करती है, ये इंडस्ट्री कितने परसेंटेज से ग्रो होने वाली है ये देख लेते हैं। अभी ये 2021 में ये जो इंडस्ट्री है $70 बिलियन है, वो बढ़ के हो जाएगी 2026 तक $30 बिलियन हो जाएगी। उसके हिसाब से देखते हैं तो कंपनी ग्रो करेगी 12% इसके हिसाब से, CAGR के हिसाब से ग्रो करेगी आने वाले सालों में, ठीक है। ये कंपनी ने बताया हुआ है, उसका आउटलुक क्या है। कंपनी ने बीपीसी मार्केट में बताया गया हुआ है कि कंपनी ये ऑनलाइन का जो उसका पेनिट्रेशन है वो 27% एनुअली पेनिट्रेशन है, जो 2026 तक रहेगा। ग्रोथ रहेगी 27% के आसपास ग्रो करेगी, ठीक है, ऑनलाइन मार्केट में ये जो कैटेगरी ग्रो करेगी। उसके बाद कंपनी ने बताया हुआ है कि कंपनी ने जो रेवेन्यू का जो ऑपरेशन का ग्रोथ किया था, CAGR के हिसाब से देखते हैं तो 193% इसके हिसाब से ग्रो किया था, जो 2020 से लेकर 2022 के हिसाब से कंपनी ने ग्रो किया था, ठीक है। और देखते हैं इसी कैटेगरी में दूसरी कंपनी ने उसका जो एवरेज जो रेवेन्यू था वो था CAGR 13% के हिसाब से था। दूसरी कंपनी का कम था, CAGR 13% के हिसाब से था। इस कंपनी का CAGR 193 रुपीज़ के आसपास था, परसेंटेज के हिसाब से था। देखिए ये कंपनी का जो रेवेन्यू पर ऑपरेशन है वो कम है, रेवेन्यू क्योंकि बेच वैल्यू कम है इसलिए उसका जो CAGR ज़्यादा है। दूसरी कंपनी का जो बेच वैल्यू बहुत ज़्यादा है उसके लिए उसका CAGR कम दिखता है, ठीक है। ये ध्यान रखना होगा हमें। देखते हैं दूसरी बात, तो कंपनी ने बताया हुआ है कि ऑनलाइन मार्केट कितना रह सकता है। 2016 तक जो ऑनलाइन मार्केट 2% का पेनिट्रेशन था वो हो गया, 2019 में हो गया 3% का हो गया, 2020 में 21 में हो गया 6% के आसपास हो गया, 26 में वो 30% को होगा। जो ऑर्गेनाइज है, मीन्स के जो कंपनी चलाती है ऑर्गेनाइज चैनल के थ्रू, वो जो 2016 में था 9% के हिसाब से था, 2019 में था 12% के हिसाब से था, उसके बाद 21 में ड्रॉप आया कोविड की वजह से, उसके बाद 2016 में जो इंक्रीमेंट आया 50% के हिसाब से ग्रो किया, ठीक है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर कितने परसेंट तक का है अभी तक, 2016 में था 89, 2019 का था 85, 21 में 85 और 2016 में 72% का कम होने वाला है। मीन्स के अनऑर्गेनाइज सेक्टर कम होने वाला है और ऑर्गेनाइज सेक्टर बढ़ने वाला है। इस कंपनी को ये जो गिरावट आई है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में गिरावट आने वाली है, इसका फ़ायदा इस कंपनी को होने वाला है, ठीक है। और कंपनी ने बताया हुआ है किस किस कैटेगरी में कितना परसेंटेज का ऑर्गेनाइज सेक्टर में ग्रोथ हो सकता है। तो बीपीसी के हिसाब से देखते हैं तो बीपीसी में 2016 में 23% के हिसाब से था, तो 2021 में हो गया 33% का ग्रोथ हुआ। जो ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करते हैं तो 2026 में देखते हैं तो 25 से 55% का ग्रोथ हो सकता है ऑर्गेनाइज सेक्टर में, ठीक है। इस हिसाब से ग्रोथ हो सकता है। अब देखते हैं कंपनी ने बताया है किस किस प्रोडक्ट में कंपनी का ब्रांड है, ठीक है। कंपनी का ब्रांड के बारे में बात करते हैं तो मामा अर्थ एक ब्रांड है, डर्माको ब्रांड है, एक्वालॉजी का ब्रांड है, आयु का ब्रांड है, ब्लंट एक जो कंपनी एक्वायर किया है उसका भी एक ब्रांड है, और डॉक्टर सेठ एक भी ब्रांड है। उसके बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। उसके बाद पहले देख लेते हैं कि उसका जो EBITDA मार्जिन देख लेते हैं तो उसका EBITDA मार्जिन कितना था। 2020 में उसका EBITDA मार्जिन था माइनस में था 393% तक था। उसके बाद 290 हो चुका था। उसके बाद देखते हैं 2022 में 1% के हिसाब से उसका EBITDA मार्जिन है। मार्जिन में ग्रोथ की बात करते हैं तो ज़्यादा है, लेकिन जो मार्जिन अभी बता रहे कंपनी के पास 1% है तो ये कम है, ठीक है। मार्जिन के हिसाब से कंपनी कम कर रही है। ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन देखते हैं तो इसके पास क्या था, ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन में देखते हैं तो 66% था 20 में, 21 में 71% हुआ। उसके बाद 2022 में 70% हुआ है। उसमें कभी अपसाइड जाता है, कभी डाउन साइड आ जाता है, ठीक है। उसमें अनस्टेबल है मार्जिन में भी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन देखते भी वो भी नेगेटिव, ठीक है। कंपनी ने कुछ स्ट्रेंथ बताई हुई। कंपनी के बारे में क्या क्या स्ट्रेंथ है तो कंपनी के पास ब्रांड बिल्ड कैपेसिटी एंड रिटेबल प्ले बुक है, कंज्यूमर सेंट्रिक इनोवेशन है, डिजिटल फर्स्ट ओमी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन है, डेटा ड्रिवन मार्केटिंग है, रोबस्ट ग्रोथ विद स्ट्रॉन्ग बिजनेस फंडामेंटल है, फाउंडर लीड विद अ स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल मैनेजमेंट है, ठीक है। देखते हैं कि किस प्रोडक्ट से कितना रेवेन्यू आता है। तो कंपनी ने बताया हुआ है मामा अर्थ और डर्मा को कंपेरिजन करते हैं तो मामा अर्थ का रेवेन्यू ज़्यादा है, डर्मा को और एक्वालॉजी का कंपेरिजन करते हैं तो डर्मालॉजी का ज़्यादा है, ठीक है। अब देखते हैं कि मामा अर्थ
कंपनी बताती है कि भी कंपनी कहती है कि हम नेचुरल इंग्रेडिएंट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट है मामा अर्थ, ये टॉक्सिन फ्री ब्यूटी प्रोडक्ट में आता है। इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट का यूज़ होता है, इसमें केमिकल का कोई टॉक्सिन का यूज़ नहीं होता है, ठीक है। ये मामा अर्थ उसके पास प्रोडक्ट है। उसके बाद देखते हैं डर्माको, जो एक साइंस बेस्ड प्रोडक्ट है, इसमें जो केमिकल का यूज़ किया जाता है, एक्टिव इंग्रेडिएंट का यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसमें कंपनी के पास डिफरेंट वेराइटी के प्रोडक्ट है, जिसमें कुछ टॉक्सिन फ्री प्रोडक्ट है का ब्रांड है, टॉक्सिन वाला ब्रांड है। उसके बाद देखते हैं तो हाइड्रेटिंग स्किन केयर डिज़ाइन फॉर इंडियन स्किन टाइप, अलग अलग स्किन टाइप के भी ब्रांड है का प्रोडक्ट है उसके पास। और आयुर्वेदिक ब्रांड भी है कंपनी के पास, आयुर्वेदिक ब्रांड के प्रोडक्ट भी है कंपनी के पास, ठीक है। डिफरेंट ब्रांड है, डिफरेंट कैटेगरी में, और उस ब्रांड में भी डिफरेंट प्रोडक्ट है। ये एक अच्छी बात होती है कंपनी का डिफरेंट प्रोडक्ट कैटेगरी है, ठीक है। देखते हैं ब्लूडेंट के पास जो प्रोफेशनल हेयर केयर और स्टाइलिश प्रोडक्ट का प्रोडक्ट है, जो ब्रांड है ब्लूडेंट, ठीक है। हेल्थ केयर का मतलब हेयर केयर का ब्रांड है ब्लूडेंट। उसके बाद देखते हैं डॉक्टर सेट्स का ही बात करते हैं, तो बायो एक्टिव बेस्ड स्किन केयर डेवलप्ड बाय 3 जनरेशन ऑफ स्किन स्पेशलिस्ट, ठीक है। बायो एक्टिव बेस्ड एक ब्रांड है डॉक्टर सेट, ठीक है। ये डिफरेंट ब्रांड डिफरेंट कैटेगरी में है। दोस्तों, इस होनासा कंज्यूमर लिमिटेड की ये थी डिटेल के बारे में हमने चर्चा की। अब जो देखते हैं कि उसमें अप्लाई करना है या नहीं करना है, मैं करने वाला हूँ नहीं करने वाला हूँ, उसके बारे में अब अभी चर्चा नहीं कर सकते, अभी बता नहीं सकते, क्योंकि हमारे सेकेंडरी मार्केट में गिरावट आने से हमारा जो ग्रे मार्केट में जो डीलिंग हो रही थी वो कमज़ोर हो चुकी है, ठीक है। उसमें स्ट्रेंथ दिख नहीं रही है। इसके हिसाब से हम देखते हैं तो हमें सब्सक्रिप्शन का वेट करना होगा। फर्स्ट डे के सब्सक्रिप्शन में कैसा आता है सब्सक्रिप्शन, और जीएमपी का किस तरह का बिहेवियर रहता है। सेकंड डे के सब्सक्रिप्शन कैसा आता है, उसके बिहाफ में सब्सक्रिप्शन का मतलब जीएमपी कैसा रहता है। और थर्ड डे लास्ट डे का जो सब्सक्रिप्शन 3 बजे तक आता है वो कैसा आता है, उसके बिहाफ से हम डिसीजन बना सकते हैं कि इसमें अप्लाई करना है या नहीं करना है। देखिए, फाइनेंशियल नेगेटिव है, ठीक है। रेवेन्यू में ग्रोथ है, एसेट में ग्रोथ है, लेकिन जो प्रॉफिट अभी कंपनी प्रॉफिटेबल हुई है, क्या 2-3 साल कंपनी क्या प्रॉफिट में हो सकती है, हमें देखना हो, हमें पता नहीं है, ठीक है। कंपनी ग्रोथ कर पाएगी, प्रॉफिट में आ पाएगी कंपनी, हमें नहीं पता है, ठीक है। प्रॉफिट में लॉस से प्रॉफिट में आई है, उसमें ग्रोथ दिख रहा है, लेकिन क्या आने वाले 2 साल क्या कंपनी प्रॉफिट कर पाएगी, एक डाउट है, ठीक है। दूसरी बात करते हैं तो बोरोइंग कंपनी ने कम कर दी है, ये भी अच्छी साइन है। कंपनी के पास डिफरेंट ब्रांड अवेलेबल है, डिफरेंट कैटेगरी में है। जो जिस कंपनी ईपीसी कंपनी में जो जिस इंडस्ट्री में कंपनी काम करती है उसमें 12% का CAGR में ग्रोथ दिख रहा है। ऑनलाइन पेनिट्रेशन देखते हैं 27% के आसपास इसकी ग्रोथ दिख रहा है 2026 तक। मीन्स कि आने वाले सालों में इस इंडस्ट्री में ग्रोथ दिख रही है, ठीक है। पेनिट्रेशन अच्छा खासा दिख रहा है, लेकिन हमें तो लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना है। इसलिए अभी जिस तरह का सेंटीमेंट है इस हिसाब से देखते हैं तो अभी हम अप्लाई नहीं कर सकते। कंपनी की इंडस्ट्री में ग्रोथ है, कंपनी ग्रोथ कर पाएगी ये भी दिख रहा है, लेकिन हमें इस IPO में डिमांड नहीं दिख रही है। यदि हमें डिमांड दिखती है, ठीक है, तभी हम इसमें अप्लाई करेंगे। डिमांड नहीं आती है तो इसमें अप्लाई नहीं करेंगे, इसको इग्नोर करना होगा। उसके बाद लिस्टिंग होने के बाद यदि हमें कुछ इन्वेस्टिंग करना है तो हम देख सकते हैं, ठीक है, किस इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, इसमें लॉन्ग टर्म में जा सकते हैं, 5 साल से 10 साल का व्यू लेके चल सकते हैं, लेकिन लिस्टिंग गेन के लिए हमें नहीं जा सकते इसमें, ठीक है। ये मेरा व्यू है इस IPO में। यदि आपको अच्छा लगता है मेरा वीडियो तो आपको इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को फॉलो कीजिए। थैंक यू दोस्तों, इतना ही है।